हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है और मैंने अपनी बीटेक आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये चैनल बनाने का जो मेरा पर्पस है वो है कि जिन स्टूडेंट्स को फिजिक्स टफ लगती है, चाहे वो नीट की फिजिक्स, चाहे वो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है फिजिक्स वो आपको टफ लगता है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर हम चीज़ों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया है कि यहाँ पे मैं जितनी वीडियोस डालूंगा बिल्कुल सीक्वेंस में डालूंगा। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो बच्चे केपीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सब्जेक्ट को किस तरीके से अंडरस्टैंड करें। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल बेसिक से होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे उतरने से पहले हमें चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो मैंने लास्ट क्लास में वेक्टर का लेक्चर 2 डाला था, आप लोग जरूर उसको देख लें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का लेक्चर 3। तो लास्ट क्लास में जो वेक्टर था उसके आगे मैं यहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ कि हमने वेक्टर का जो एडिशन देखा था, मेरे हिसाब से वेक्टर का एडिशन ही होता है। ठीक है, यानी दो वेक्टर का जब रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो डायरेक्शंस पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं, वेक्टर नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो मैं अगर वहां पे बहुत चीजों को अंडरस्टैंड करूं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या जो भी हम कर रहे हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर हमें कोई भी वेक्टर दिखा दे, हम नाम की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अगर मुझे दो वेक्टर्स मिल गए और मुझे उनकी लेंथ पता है, ठीक है, मुझे उनकी लेंथ पता है, मैंने इसको नाम दिया ए वेक्टर, मैंने इसको नाम दिया बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई हम? सी वेक्टर, जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो सी वेक्टर का जो लेंथ होगा, यानी वो किसका लेंथ होगा एक्चुअल में? ए प्लस बी। अब लेंथ बोल रहा हूं, समझ में आ रहा होगा सबको लेंथ क्यों बोल रहा हूं भाई? क्योंकि मैं जानता हूं कि मॉड जब मैं वेक्टर पे लगा देता हूं तो वो क्या बन जाता है? लेंथ। तो लेंथ निकालनी है मुझे ए और बी, ये जो दो वेक्टर हैं इनके रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी है। तो मैंने देखा था यहां पे लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई? पहले वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, और उनके प्रोडक्ट और उनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस। ठीक है, अब सपोज करो किसी ने इस बी वेक्टर को नाम दे दिया माइनस डी, तो क्या माइनस डी नाम देने से रिजल्टेंट की लेंथ चेंज हो जाएगी? आंसर है नो। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं यही चीज इस तरीके से लिख दूं कि ये वेक्टर का मैं नया नाम दे रहा हूं माइनस डी, अरे बाकी चीज सेम है, लेंथ सेम है, तो यहां पे लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब रिजल्टेंट जो है वो हमें अब भी वैसा ही मिलने वाला है। मैं लिखूंगा कैसे? ए वेक्टर में मैं क्या ऐड कर रहा हूं? माइनस डी वेक्टर। रिजल्टेंट निकालूंगा तो अब भी मुझे क्या मिलेगा भाई? रिजल्टेंट निकालूंगा तो अब भी मुझे वही मिलेगा। इसका मतलब कोई चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन हो या हमारा एडिशन हो, बात सेम है। रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने दो वेक्टर्स की लेंथ कितनी ली है और उनके बीच में एंगल कितना रखा है। यहां पे देखूंगा तो सेम फिर से मेरे पास क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD और उनके बीच के एंगल का कॉस। तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर्स में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, हमारे लिए अल्टीमेटली उनकी लेंथ्स और उनके बीच का एंगल ये पता होना चाहिए अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ में हम क्या देखेंगे कि वेक्टर्स की अगर हमने संख्या बढ़ा दी, यानी दो से ज्यादा वेक्टर्स कर दिए, ठीक है, अब दो से ज्यादा वेक्टर्स कर दिए तो उसे हम पॉलीगन लॉ की हेल्प से देख सकते हैं। पॉलीगन लॉ, तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें निकालना है तो हम पॉलीगन लॉ का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, कोई स्पेस में दूसरा वेक्टर है बी, स्पेस में कोई तीसरा वेक्टर है सी और कोई चौथा वेक्टर है डी। इस तरीके से ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए कि जितना ये चारों का इफेक्ट है, अकेला इनके बराबर, इफेक्ट के बराबर शो होने वाला एक वेक्टर जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, वो किधर होगा? ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होगी? अगर हमें ये निकालना है तो पॉलीगन लॉ का हम यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको देखेंगे।
तरीका वही है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर्स का हेड टू टेल ज्वाइन कर देंगे। हेड टू टेल ज्वाइन करते टाइम आप सीक्वेंस में किसी को भी रखें, फर्क नहीं पड़ता है, मैं दो डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए बी सी डी सीक्वेंस ले रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए को जैसा ए दिख रहा है वैसा ही दिखाना है, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। इस ए के हेड के साथ मुझे बी का टेल ज्वाइन करना है, तो मैं बी को पैरेलली शिफ्ट करके लेके आऊंगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद इस बी के हेड के साथ मैं सी को टेल वाइज ज्वाइन करूंगा, फिर से शिफ्टिंग पैरेलल होनी चाहिए, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसके बाद मेरा एक लास्ट वेक्टर बच गया, कौन सा वेक्टर, डी वेक्टर। तो मैं डी वेक्टर को भी यहां पे ज्वाइन कर दूंगा। तो मुझे वेक्टर्स की डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं करनी है। अब जो मेरा एक हेड बाकी दिख रहा है आपको और एक टेल, इनको ज्वाइन करने वाला जो ये वेक्टर होता है, जिसकी टेल पे टेल और हेड पे हेड, ये होगा आर। इसको मैं आर नाम दे रहा हूं। तो आर क्या हो गया भाई, मेरा रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। आर वेक्टर मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस लॉ की हेल्प से हम दो से ज्यादा जो भी वेक्टर्स हम देखते हैं उनका रिजल्टेंट बता सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया आपको, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, यानी मैं सी को बी के प्लेस और बी को सी के प्लेस पे ले जाऊं, या फिर डी को सी और सी को डी के प्लेस पे ले जाऊं, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं कैसे आएगा सेम। यहां पे बना के दिखा देता हूं आपको। सपोज मैंने ए के साथ सबसे पहले किसको ज्वाइन कर लिया, सी को। तो ये ए है, जैसा ए दिख रहा है भाई देख लेना, जैसा ए दिख रहा है वैसा ही मैं रख रहा हूं। अब मैं ए के साथ सी को ज्वाइन कर रहा हूं, तो सी की डायरेक्शन लेंथ में चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूं भाई, अब मैं ज्वाइन कर रहा हूं बी को, ठीक है। तो जैसा बी है वैसा ही मैंने बना लिया है बी। और अब मैं डी जोड़ रहा हूं। तो देखिए फिर से जो मेरा रिजल्टेंट जाने वाला है वो ये आर वेक्टर, आप देख सकते हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और इस आर वेक्टर की लेंथ अब भी उतनी आएगी, ठीक है। तो यानी आर वेक्टर जो है वो अब हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी। तो यानी एडिशन में सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर हम वेक्टर्स को ज्वाइन करते हुए क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर लें, ठीक है। वेक्टर्स को ज्वाइन करते हुए एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर लें, क्लोज लूप। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्लोज लूप का एक सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस, कि अगर मैंने वेक्टर्स को एक सीक्वेंस में प्लेस किया, जैसे ए का हेड बी के टेल के साथ और बी का हेड सी के टेल के साथ ज्वाइन होते हुए फिर सी का हेड ए के टेल से ज्वाइन हो जाए, ये क्लोज लूप बन गया। ऐसा ही एक और क्लोज लूप अगर हम बनाएं चार वेक्टर्स को लेकर के, कि ए के साथ बी, देन बी से सी, और देन सी से फिर से डी। इस तरीके से मैंने चार वेक्टर्स का एक क्लोज लूप फॉर्मेशन दिखाया आपको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, कि ए बी का, बी सी का, सी डी का, फिर से डी और ए का हेड टू टेल ज्वाइंट है। तो यानी हेड टू टेल ज्वाइनिंग का, हेड टू टेल ज्वाइनिंग का अगर कोई सीक्वेंस बना ले और एक क्लोज लूप फॉर्मेशन कर दे, तो ऐसे केस में आपका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू जीरो। तो याद रखिएगा कि अगर हम फोर्सेस का ऐसा कॉम्बिनेशन उठा लें जो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के साथ, हेड टू टेल ज्वाइनिंग हो रही है, तो ऐसे फोर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, नेट जीरो आएगा। क्लियर। तो ये चीज हम पॉलीगन लॉ से भी निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसमें प्रोडक्ट्स की तरफ। तो वेक्टर्स के एडिशन के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। वेक्टर्स में अगर हम अब किसी वेक्टर का किसी स्केलर से प्रोडक्ट कर दें, पहले हम ये देखेंगे वेक्टर का किसी स्केलर से प्रोडक्ट कर दें, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद
स्केलर। अब वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर, अगर हम इसकी बात करें तो सपोज मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर लिया है ए वेक्टर। अब इस वेक्टर से हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं और हम एक वेक्टर जनरेट कर लेते हैं बी, कुछ इस टाइप से। तो हम क्या देख पाते हैं कि जो वेक्टर बी है उसको हम लिख पा रहे हैं, लेट से कोई स्केलर है एम इंटू ए वेक्टर, जहां पे एम क्या है भाई, एक स्केलर है। अब स्केलर क्या होते हैं, सिर्फ वैल्यूज होते हैं, ठीक है। इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, यूनिट होगी, ठीक है। लेकिन ऐसे स्केलर्स जो डायरेक्शन नहीं रखते हैं, ठीक है, जिनके पास यूनिट तो होगी, डायरेक्शन इनके पास नहीं होती है। स्केलर्स क्या होते हैं, इनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो मैंने यहां पे स्केलर्स के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर जनरेट हो गया। अब ये जो वेक्टर बी है और ए है, अगर हम इनमें लिंक देखें तो क्या लिंक हम देख सकते हैं, या तो वेक्टर बी, अगर हम देखें या तो वेक्टर बी इसके पैरेलल आ रहा होगा, ऐसा आने के लिए हमारा एम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, या फिर वेक्टर बी ए के अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, उस कंडीशन में हमारे पास एम की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर? हाँ, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो m है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो कुछ केसेस यहां पे हम देख सकते हैं कि इफ m पॉजिटिव, ठीक है, इफ m पॉजिटिव, तो a वेक्टर, याद रखना दोनों वेक्टर नॉन जीरो हैं, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो a पैरेलल टू b, अगर यहां पे m नेगेटिव है तो a और b ऑपोजिट हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे, एंटी पैरेलल टू b। अब अगर हम बात करें वैल्यू की, अगर m की वैल्यू, अगर हम वैल्यू की बात करें सिर्फ, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, अगर वो 1 से बड़ा है तो ऐसे केस में आपका b वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड a से बड़ा हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि हमने वेक्टर a से ज्यादा लेंथ का एक वेक्टर प्रोड्यूस कर दिया है स्केलर से मल्टीप्लाई करके। और अगर हमारे पास m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हुआ तो ऐसे केस में वेक्टर b a से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वेक्टर a है, इस वेक्टर a को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे हम इसके अपोजिट में भी एक वेक्टर बना सकते हैं और हम इसके पैरेलल में भी एक वेक्टर बना सकते हैं। तो स्केलर इतना ही कर सकता है कि या तो ये उसके पैरेलल में लेंथ को इंक्रीज करके एक वेक्टर बना देगा, या उसके पैरेलल में लेंथ को डिक्रीज करके एक वेक्टर बना देगा, या फिर ये उसके अपोजिट में, अगर हमने नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उसके अपोजिट में उससे बड़ी लेंथ का, या हो सकता है उससे छोटी लेंथ का वेक्टर बना दे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि एक स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर को और वो रोटेट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हम पढ़ेंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, पहले इस बेसिक को हमें समझना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हम कैसे निकालते हैं और इसका मीनिंग क्या है। सपोज करिए कि हमें एक वेक्टर दिया गया है a। अब इस वेक्टर a का कंपोनेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है ये कोई डायरेक्शन है, ठीक है, ये कोई डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट का मीनिंग हम कैसे निकालेंगे, जब मैं इस वेक्टर a के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो उस परपेंडिकुलर का जो फुट होता है, जो इस डायरेक्शन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, वो पॉइंट अगर मैं a के टेल से ज्वाइन करूं तो ये जो निकल के आता है ये हमारा कंपोनेंट वेक्टर होता है।
ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट वेक्टर होता है। तो ए का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए के हेड से हम उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसका फुट और ए का टेल जो ज्वाइन हो रहा है ये हमारा कंपोनेंट होगा। अब इस कंपोनेंट को अगर हम निकालें तो लेंथ वाइज कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो सिंपल सी ज्योमेट्री है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल हमें गिवन है थीटा, तो मैं इस लेंथ को कैसे निकाल सकता हूं, ये वाली लेंथ में निकाल सकता हूं। अभी के लिए मैं इसको बोल देता हूं x, तो ये x, ये वेक्टर a है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी भाई, मॉड a या सिंपली a। अब अगर ये ट्राइंगल का बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे लिए किसके बराबर आएगा, cos थीटा। तो x की बराबर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a cos थीटा। अब ये जो a cos थीटा हमने लिखा है यही क्या होता है, कंपोनेंट। a cos थीटा क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। तो यहां से क्या समझ में आया कि कंपोनेंट हमें कैसे निकालना है, हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वहां से हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब यहां पे एक बहुत सिंपल सी लाइन में हम देख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का जब आप कंपोनेंट लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो कंपोनेंट कभी भी a से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो डायरेक्शन a की है अगर मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा तभी ऐसा होगा कि कंपोनेंट a के बराबर आ जाए। लेकिन अगर मैं किसी और डायरेक्शन में जाऊं a की डायरेक्शन को छोड़ करके, तो फिर मैं जब भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो उस केस में ये साइड हमेशा एक बेस बनेगी और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कंपोनेंट जो होता है किसी वेक्टर का वो हमेशा उस वेक्टर के लेंथ से कम या बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसका कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन में निकालना तो कैसे निकालोगे आप, अब इस तरीके को याद रखोगे कि अगर मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट लेट से इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालूंगा, मैं सीधा कहूंगा कि अगर मुझे इस डायरेक्शन से एंगल पता है अल्फा, इस डायरेक्शन से मुझे एंगल पता है अल्फा, तो मैं सीधा कंपोनेंट क्या लिख दूंगा भाई, a cos अल्फा, यानी a cos अल्फा इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है। और वो होगा क्या, वही बेसिक्स कि मैं इस वेक्टर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो इस टेल से यहां तक की जो ये लेंथ आएगी y, ये हमारा a cos अल्फा जो ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी है कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब हमें जो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, 11th 12th में फिजिक्स में जो कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं वो बेसिकली होते हैं हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि कार्टेशियन में हम क्या देखते हैं, कार्टेशियन में हमारे पास x और y एक्सिस जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्चुअली में क्या है, पेयर है। ठीक है, यानी अगर मैं यहां पे एक वेक्टर ले लूं a, अब अगर मैंने कोई भी एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली, लेट्स से ये डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट कर ली, तो अब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा मुझे अब दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो जो कंपोनेंट इसका यहां आएगा और जो यहां आएगा, ये कंपोनेंट्स, इसको मैं नाम दे रहा हूं a1 और इसको मैं नाम दे रहा हूं a2। तो a1 और a2 को मैं क्या बोलूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ a। तो ये पेयर होता है एक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ a। तो ये पेयर्स में ही होंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम ले यहां पे, मान लो यही सेम वेक्टर a है, लेकिन मैंने इस बार क्या किया, अपनी डायरेक्शंस चेंज कर दी। मैंने कहा मुझे इसका जो कंपोनेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में चाहिए, इधर। तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो मुझे सिर्फ इसी डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट किसी एक वेक्टर के लेते हैं हम, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहां पे अगर मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लूंगा, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये जो कंपोनेंट्स आएंगे कुछ a1 डैश और a2 डैश, ये हमारे
फिर से सेम वेक्टर एक एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं लेकिन किसी और डायरेक्शन में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। अगर मुझे पता है कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है तो मैं सीधा बोल दूंगा A1 की वैल्यू कंपोनेंट थ्योरी से जो हमने अभी वही पढ़ी थी, एंगल जितना बन रहा है उसका कॉस, तो A कॉस अल्फा, और A2 कितना हो जाएगा भाई? A कॉस बीटा। अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो बीटा को मैं 90 माइनस अल्फा भी लिख सकता हूं, तो ये कंपोनेंट हम A साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे सेम आंसर आएगा। तो अब यहां पे यही तरीका हम याद रख सकते हैं कि अगर मान लो हमें किसी एक डायरेक्शन से एंगल पता है तो दूसरी डायरेक्शन का कंपोनेंट भी मैं उसी एंगल की टर्म्स में लिख दूंगा। तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता है आपको, ठीक है, वो हमारा बेस होता है। तो ये A cos थीटा वो कंपोनेंट होगा जिससे हमें एंगल पता है। तो दूसरा कंपोनेंट हमेशा ही क्या आएगा भाई? वो हम निकाल भी सकते हैं, A sin थीटा। तो जो हमने ऊपर देखा वही हम यहां भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पोर्शन पे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का यूज क्या है? जब हमें किसी भी वेक्टर को ब्रेक करना हो, ठीक है, किसी भी वेक्टर को हमें ब्रेक करना हो किसी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे मान लो कि ये फोर्स है, तो अगर हमें किसी वेक्टर को किसी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना है तो वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। तो मैं इस फोर्स को जिन भी दो डायरेक्शन में ब्रेक करना चाहता हूं मैं अपने कंपोनेंट थ्योरी से इसको ब्रेक कर सकता हूं। कि अगर मान लो मुझे इस डायरेक्शन में एंगल पता है थीटा, तो मैं कह सकता हूं कि इधर जो फोर्स F1 वेक्टर होगा वो हो जाएगा कितना? F वेक्टर कॉस थीटा। और फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? F2 वेक्टर F साइन थीटा। तो जिस डायरेक्शन से एंगल बन रहा है बच्चों वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा यहां पे, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? F साइन थीटा। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो भी F वेक्टर है वो इन दो फोर्सेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो कंपोनेंट की हेल्प से हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर्स हम आगे पढ़ेंगे उनमें कंपोनेंट्स बार बार हम वेक्टर्स के लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो वहां पे इस थ्योरी को हम याद रखेंगे। क्लियर? तो कंपोनेंट्स तक ही मैं आज रखूंगा क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स जो होंगे वो इसके लास्ट लेक्चर होंगे वेक्टर्स के। तो ये वेक्टर की जितनी भी मैंने क्लासेस डाली हैं ये बिल्कुल बेसिक क्लासेस हैं। ठीक है, थ्योरी अगर हम बात करें तो इतनी सफिशिएंट होती है किसी भी नीट के स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी जेई स्टूडेंट के लिए। अगर आपको वेक्टर की ये बेसिक थ्योरी पता है तो डेफिनेटली आप वेक्टर्स के क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व करेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू।